गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो टोटली मतलब पैथोलॉजिकली बेस पे होगा। आज मतलब आप कोई भी एक तो क्लिनिकल फीचर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं, मतलब आज और नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें अपन क्लिनिकल फीचर्स को इतना नहीं समझेंगे अभी। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लूंगा। आज हम इनकी पैथोलॉजिकल कंडीशन समझेंगे, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होती है उनके बारे में। अब जितनी आज कवर हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर आधी नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगी। आज ही लेक्चर टोटली पैथोलॉजिकली बेस्ड होने वाला है ना। तो हम लोग एक चीज याद रखना, किडनी की जब भी बायोप्सी करते हैं तो तीन तरह से हम बायोप्सी कर सकते हैं किडनी की। पैथोलॉजी, ठीक है। एक होता है H&E, सेकंड होगा आपका DIF, और थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। तो H&E क्या होता है? H&E आपने नाम सुना होगा पहले भी इनका बारे में। टॉक्सिलिन, हेमेटोटॉक्सिलिन होता है ये। और ई से होता है आपका इयोसिन। इसके अंदर क्या करते हैं हम? फॉर्मेलिन का यूज करते हैं, फॉर्मेलिन बायोप्सी के लिए। ठीक है, फॉर्मेलिन। इसकी एक खासियत होती है कि ये जो कलर प्रेजेंट करता है ये ग्रीन कलर प्रेजेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है DIF। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपने काफी नाम सुना होगा इसका। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें हम यूज करते हैं सेलाइन का, है ना, सेलाइन का। यहाँ पर हम फॉर्मेलिन का यूज नहीं करेंगे। उसके दो कारण हैं। एक तो इसका कलर होता है ग्रीन, ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। अभी मैं इसका समझा दूंगा, अभी आपको इसका सीधा सीधा मीनिंग समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक तो ये क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। दूसरा, जो फॉर्मेलिन क्या करेगा, जो टिश्यू है, जो अपन इस बायोप्सी के लिए जो सैंपल लिया है, इसको पूरा ही क्या कर देगा? स्पॉइल कर देता है, टिश्यू को स्पॉइल कर देता है। इसलिए हम फॉर्मेलिन का यूज ना कर कर यहाँ पर काय का यूज करते हैं? सेलाइन का। थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये तो पता ही है आपको। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसके अंदर हम यूज करते हैं ग्लूट्रा एल्डिहाइड या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इसके अंदर जो हम यूज करेंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, या फिर स्लैश करके लिख लेना, ग्लूट्रा। जी, स्पेलिंग लिखिए आप लोग, GLUTARALDHYDE, ग्लूट्रा एल्डिहाइड। ठीक है, या तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करेंगे या ग्लूट्रा एल्डिहाइड। क्लियर? तो अभी जितने भी हम अब देखिए H&E वाला तो यूज होगा ही नहीं, है ना। यहाँ पर H&E यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें क्या का यूज होता है? फॉर्मेलिन का। और फॉर्मेलिन का हम जो नेफ्रोलॉजिकल टिश्यू बायोप्सी है इसमें हम यूज ही नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? एक तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा, अभी ग्रीन कलर क्या होता है इसका बार बार नाम आएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, अभी बस याद रखें। दूसरा क्या होता है? ये टिश्यू को क्या कर देता है? स्पॉइल कर देता है। अगेन आपको सैंपल लेना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है बायोप्सी के लिए। तो हम ये क्या करेंगे? H&E का यूज नहीं करेंगे। फिर हम करेंगे यूज DIF का, डायरेक्ट इन्फ्लो इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इसमें हम यूज करेंगे सेलाइन का। क्लियर? और थर्ड आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना। ये तो लाइट लाइट माइक्रोस्कोप में आप DIF का यूज करोगे जब भी हम क्या करेंगे? बायोप्सी के लिए कोई अपने पास बायोप्सी आती है तो। अपने पास तो फिर आएगी नहीं, लेकिन तो भी याद रखना। ठीक है, अब लाइट माइक्रोस्कोप में हम कैसे देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ। लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ। इसमें ये लाइट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता है? मान लीजिए मैं गुड पास्चर सिंड्रोम को लेकर बात कर रहा हूँ। गुड पास्चर सिंड्रोम में कौन सी क्या अफेक्टेड होता है? एनीवन, किसी को पता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है। इसमें भी क्या अफेक्ट होता है?
इसमें होता है कोलेजन, कोलेजन टाइप 4, कोलेजन टाइप 4। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज। कोलेजन टाइप 4 के अगेंस्ट क्या देखने को मिलती है? एंटीबॉडीज बन जाती है। तो मैं एक इसके एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक है, ये मान लीजिए ये इसकी सेल है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है ना, कोलेजन 4 पे काम करता है। ये एक सेल है। ठीक है, कोलेजन 4 है ये, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक सेल है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें एंटीजेंस हैं। ये क्या हो गया? इसमें एंटीजन प्रोड्यूस हो गए हैं। कोलेजन 4 एंटीजन। ठीक है, ये एक सेल है। थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, मतलब कुछ चीजें नहीं लगेंगी। ठीक है, और ये आपकी एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, अभी ये इनसे मिली हुई नहीं है, इसका हमने सैंपल लिया है, इसको अपन ने बायोप्सी से बाहर निकाल लिया है। अब क्या करेगा? अब क्या करेंगे अपन? इसमें एक डाई का यूज करते हैं। ठीक है, डाई का यूज करेंगे। इसका नाम होता है FITC। FITC, इसका फुल फॉर्म लिख लेना। फ्लूरोसेंट आइसो थायोसाइनेट। फ्लूरोसेंट आइसो थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट का यूज करते हैं। अब क्या करेंगे इसमें? हम बाहर से ही क्या लेंगे? ह्यूमन एंटी ह्यूमन एंटीजन लेंगे। एंटी ह्यूमन एंटीजन लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है, ये इसका काम ये क्या करता है? ये एंटीबॉडीज को बाइंड करने का काम करता है। एंटीबॉडीज को क्या करेगा? एंटी ह्यूमन आईजी, ये क्या करेगा? इट बाइंड दी ह्यूमन एंटीबॉडीज को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? अगर इस पर एंटीजन है, ठीक है, या एंटीबॉडीज हैं इसमें, ठीक है, इसके अंदर, तो हमने जो एंटीजन लिया है बाहर से, वो क्या करेगा? अगर प्रेजेंट होगा तो वो इस एंटीजन को इस पर बाइंड होने देगा। ठीक है, वो इस एंटीजन को इस पर बाइंड होने देगा ऐसे। ठीक है, और जो कलर प्रोड्यूस करेगा, जो अपन ने डाई ली है, अगर पॉजिटिव आएगा, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। ग्रीन कलर मीन्स इसका क्या है? अगर ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर रहा है मीन्स ये पॉजिटिव है। तो DIF ग्रीन पॉजिटिव फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला है? इम्यून रेस्पॉन्स मिला है। इम्यून रेस्पॉन्स मिला है। जो आपने एंटी यानी ह्यूमन बताया था, एंटी ह्यूमन एंटीजन लेंगे, ये क्या बताया एंटीजन, था? एंटी एंटीजन लेंगे, एंटीजन। एंटीजन ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज तो पहले से भी प्रेजेंट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो हुआ होगा ना यहाँ पहले से ही। एंटीजन तो प्रोड्यूस आपने है। जो आप कोलेजन ये बोल 4 रहे हो कि एंटीजन बताया एंटीबॉडीज था, लेंगे बाहर से। आप मतलब आपका कहना है कि हमें एंटीबॉडीज लेना दोनों ही चाहिए। एंटीजन हो जाएंगे तो फिर बाइंड किससे करेगा? मेरा ये क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी कोलेजन 4 एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है ना, दूसरे एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है। ऐसा थोड़ी ना है कि केवल एंटीजन ही प्रेजेंट है। जो हमने बायोप्सी का सैंपल लिया है, जिसको गुड पास्चर सिंड्रोम हो चुका है, ठीक है, तो उसमें तो एंटीजन तो इस पर रहते ही है, लेकिन कुछ एंटीजन जो एंटीबॉडी जो बनी है इसके अगेंस्ट, वो इस पर आकर मिली तो होगी ना, बाइंड किया होगा ना यहाँ पे, कि ऑलरेडी बाइंड होगा ना। कुछ तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी इनके साथ में, जो सैंपल लिया है उसके साथ में, तो वो इस एंटीजन को भी क्या कर लेगी? अपने साथ मिला लेती है ऐसे। ठीक है, और ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। आपका कहना सही है, आप ये बोल रहे हो कि जो एंटीजन है, इस पे अपना एंटीजन तो प्रेजेंट है, तो हमें ह्यूमन एंटीबॉडीज बाहर से लेनी चाहिए। ठीक है, और वो भी रिएक्शन हो जाएगी, वो भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा है, अगर आप रॉबिन को पढ़ोगे तो उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम क्या लेंगे? एंटी ह्यूमन आईजी लेते हैं यहाँ। ठीक है, सर ये और वो भी उससे बाइंड हो। सर ये हाँ, टेस्ट भी तो अपन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, एंटीबॉडीज को टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो एंटीजन तो इस पे प्रेजेंट है ही, तो इस पर कुछ मात्रा में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगे।
वो भी एंटीबॉडीज लेने चाहिए, मैं आपकी बात से मुझे मतलब मुझे भी पता है ये चीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम आईजीजी ह्यूमन एंटी आईजी लेंगे, ठीक है। या इसी को ये बोल दो कि एंटी ह्यूमन आईजी क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज ही तो हैं आईजी के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन क्या ये क्या हो गया, एंटी ह्यूमन आईजी मीन्स आईजी के अगेंस्ट, क्या है ये भी एक तरह की एंटीबॉडीज ही तो है, ये एंटीबॉडी अगर हो ऐसे गया, देखें, एंटी है ना, ह्यूमन। एंटीबॉडीज ही तो हो गया। लेकिन अगर आप रोबिन को देखोगे ना, रोबिन रोबिन बुक पढ़ी हो, रोबिन देखना, रोबिन पैथोलॉजी आती है रोबिन की, उन्होंने इसके टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो इन पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आप एज ए एंटीजन भी इसमें यहाँ पे ले सकते हो, एंटीबॉडीज भी क्या है ऑलरेडी बने हुए होंगे ना यहाँ पर, वहां से भी आप ले सकते हो, क्लियर। तो दोनों ही प्रिंसिपल है, और जबकि एंटी ह्यूमन आईजी का इनडायरेक्टली मतलब क्या है, एंटीबॉडी, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने एक चीज बोली अभी, पॉजिटिव बोला है, अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है मीन्स ग्रीन कलर आ रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इम्यून रेस्पॉन्स हुआ है, कुछ ना कुछ इम्यून रेस्पॉन्स हुआ है। बट सेकंड कहानी, अब यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया, मतलब ब्लैक कलर आ रहा है, ये सेल है आपकी, आपने एंटीजन यहाँ पे लिया है, एंटी ह्यूमन एंटीजन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं है और नेगेटिव आ रहा है ये, मतलब ना ही इसने ग्रीन कलर प्रोड्यूस किया और नेगेटिव आता है, तो यहाँ कोई इम्यून रेस्पॉन्स नहीं है। एक तरफ एक फिर से आप बोर्ड की तरफ आइए, एक चीज नोट करो, मैंने बोला इम्यून रेस्पॉन्स नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नहीं है इस पेशेंट को, ठीक है। केवल यहाँ पर इम्यून रेस्पॉन्स नहीं है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं है, मतलब जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो रही है वो कौन सी टाइप की नहीं है, इम्यून रेस्पॉन्स टाइप की नहीं है, यानी उसमें एंटीबॉडीज नहीं बन रही, दूसरी टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल और केवल एंटीबॉडीज रेस्पॉन्स को चेक करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से, क्लियर। लाइट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की मदद से हम क्या चेक कर रहे हैं, उसको लेके डाउट मत रखना, वो क्लियर है ना। जैसे आपको कंफ्यूजन हुआ था, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, बट उसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हो ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसके बारे में अब इतना अपन ने पढ़ा है, इसको लिखवा रहा हूं मैं। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में अगर हम यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज टू कोलेजन 4, एंटीबॉडी टू कोलेजन 4 मीन्स इट्स इक्वल टू गुड पास्चर सिंड्रोम, यानी कि पेशेंट को क्या है, गुड पास्चर सिंड्रोम है। इसके लिए जो हम डाई यूज करते हैं वो कौन सी डाई होती है, FITC, FITC फ्लोरोसेंट आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट जो DIF है उसका कलर ग्रीन आ रहा है, मीन्स ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया फॉर द इम्यून डिसऑर्डर, फॉर द इम्यून डिसऑर्डर। अब आपको समझ में आया कि हम फॉर्मलिन का यूज क्यों नहीं कर रहे थे, दोनों ही केस में, DIF के केस में भी और H&E के केस में। पहला कोर्स तो आप लोगों को समझ में आ गया कि टिश्यू को क्या कर देता है फॉर्मेलिन, स्पॉइल कर देता है, ठीक है। दूसरा कि ग्रीन कलर भी प्रोड्यूस करता है, जबकि अगर इसमें फॉल्स मतलब अगर ग्रीन, अगर अपन ने इसका यूज किया और ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो गया मीन्स अपना जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, क्लियर। और अगर ब्लैक
कलर पॉजिटिव मतलब ब्लैक कलर जैसे का है वैसे का वैसा रहता है, मीन्स टेस्ट इज नेगेटिव फॉर इम्यून डिसऑर्डर। मैंने लाइन बोली उसको ध्यान से सुनना कि टेस्ट नेगेटिव फॉर इम्यून डिसऑर्डर, दैट मीन इफ नो डिजीज इट बिकम ब्लैक, है ना। कौन सी डिजीज? इम्यून रेस्पॉन्स वाली डिजीज, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि इस पेशेंट को ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नहीं है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी हम केवल एक फाउंडेशन जोड़ रहे हैं इसको पढ़ने की। अभी केवल केवल फाउंडेशन देखेंगे आज अपन, फाउंडेशन बनाएंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट लिखिए। अब फिल्ट्रेशन बैरियर का क्या डायग्राम होता है? फिल्ट्रेशन बैरियर में क्या क्या डायग्राम में आता है? बैरियर तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैं यहां से शुरू करता हूँ। ये ल्यूमेन है आपकी, ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलस की ल्यूमेन हो गई। ल्यूमेन में कौन सी सेल होती है? अपनी एंडोथीलियल सेल होती है। एंडोथीलियल सेल के अंदर इसमें क्या था? फिनेस्ट्रेट बने थे। फिनेस्ट्रेट रेगुलर बने थे कि डिसकंटिन्यू टाइप में बने थे? कैसे बनाए थे अपन ने फिनेस्ट्रेट? ये इस टाइप से, याद होगा आपको, इस टाइप से हमने फिनेस्ट्रेट बनाए थे। विथ एंडोथेलियम विथ फिनेस्ट्रेट। नेक्स्ट जस्ट फिनेस्ट्रेट के साथ में ही जो एंडोथीलियल है, जस्ट उसके साथ में कहीं भी देख लो आप, चाहे लंग्स में देख लो कहीं भी देख लो, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, वो जस्ट ऊपर एंडोथीलियन के जस्ट बाद में ना, ये पूरी ऐसे इक्वल है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो रेड से बनाए जस्ट इसके साथ में लगी हुई होती है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ला रहा हूँ। ये अपना बोमेन कैप्सूल है, ऐसे याद रखिए, जो ब्लैक से बनाया था ये बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। अब उसके साथ उसके बाद में ये हो गया आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद में क्या होगा? क्या आएगा? पोडोसाइट्स, ठीक है। पोडोसाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। पोडोसाइट, पोडोसाइट का दूसरा नाम ही हम क्या बोलते हैं? इपिथेलियल सेल विथ पोडोसाइट। एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसकी इपिथेलियल सेल, ऐसा ही होता है। ये आपकी इपिथेलियल सेल और ये आपके पोडोसाइट्स होते हैं, है ना। ये भी ऐसे नहीं होंगे कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ये भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कैसे होंगे ये? इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, इस पर कौन सा चार्जेस होता है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर कौन सा चार्ज होता है? कोई बताएगा? नेगेटिव। बताओ। एनाइनिक चार्ज होता है ना, एनाइनिक चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज है, और आपकी प्रोटीन पे भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन एंड ऑल्सो इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मीन्स ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल। तो नॉर्मल किडनी में ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसी से तो फिल्ट्रेशन रुकता है, प्रोटीन नहीं जाती ना। दूसरा कारण क्या होता है? पोर्स की साइज, साइज ऑफ पोर। तो पोर्स की साइज अपन ने बताई थी 4 नैनोमीटर के समथिंग होती है, 4 से 8 नैनोमीटर के समथिंग होती है, या 4 तक ही याद रखो आप। जबकि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की साइज होती है वो 8 नैनोमीटर से ऊपर अब होती है। तो नॉर्मली ये क्या होगा? इससे फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ से ये प्रोटीन से वो बाहर बोमेन कैप्सूल की तरफ नहीं जा पाएगी। मीन्स आप देख सकते हो, एक तरफ इधर यूरिन फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस होती है और इधर ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना। इधर ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है और इधर यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है।
तो केवल और केवल बॉडी में आप देखो, मतलब दोनों जगह आप कितना अंतर देखने को मिलेगा कि एक जगह क्या हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होने वाला है, और दूसरी तरफ आपका ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। मीन्स क्या है, इतनी मतलब ये बहुत कम साइज की चीजें जो हम कहाँ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, और इसकी जो साइज होती है, मतलब जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे 100 टाइम्स मोर जूम होता है ये, 100 टाइम्स मोर जूम, जहां पर आप जाकर ये सारी प्रोसेस देख सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन, उसमें से केवल 1% लोग भी नहीं है जो ये सब पढ़ते हैं, आप वो चीज पढ़ रहे हो, है ना। ठीक है, तो ये नॉर्मल केसेस में की बात हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पर एबनॉर्मल चीजें। अगर इसमें किसी को डाउट है तो यहाँ पे क्लियर कर लो, या इससे रिलेटेड कुछ भी लग रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, ये याद रखना, एंडोथेलियल सेल इज ऑलवेज लाइंड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन, चाहे आप कहीं भी शरीर में कहीं भी देख लो, ये हमें देखने को मिलता ही मिलता है ना। दूसरी चीज अगर ये हो गई तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था फिल्ट्रेशन बैरियर? हालांकि इसका पूरा लेक्चर डाला है, इसके सारे सबके हर एक का यूज बताया हुआ है मैंने, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, देखिए, आप 3D प्रिंटर से भी किडनी बन सकती है, आप लोगों ने सुना होगा। 3D प्रिंटर से क्या हो रहा है, नेफ्रॉन्स को बनाने की कोशिश हो रही है, किडनी बनाने की कोशिश हो रही है, बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहा, केवल एक सर कोष की कैसे वजह से। बताया आपने, रिपीट कर दीजिए। क्या? किडनी आपने बताया ना अभी के जो आर्टिफिशियल। हाँ देखिए, क्या चल रहा है, 3D प्रिंटिंग से किडनी बनाने की बहुत कोशिश की गई कि क्या हो जाए, किडनी बन जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे का कारण है, जानते कि फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। देखो, आपने फिल्ट्रेशन तो कराना था, फिल्ट्रेशन के लिए आपने इतना सब कुछ तो बना ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, पोर साइज, पोर साइज। तो इसको लेके लिखना, इसके अंदर पोर साइज इज डिटरमाइंड बाय द पोडोसाइट एक्सपेंशन। जो ये पोडोसाइट्स बनाए थे अपन ने अभी एपिथेलियल सेल के साथ में, ठीक है, या इन्हें हम फूड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, है ना, फूड प्रोसेस। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, देखिए, ये क्या करते हैं, फुट जो पोर साइज है, पोडोसाइट है, ये पोर साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, या तो एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आप को, या वो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी किस पे डिपेंड करता है, कुछ आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस एक्शन में मदद करते हैं। तो मैं उसी के बारे में लिखा रहा हूं, तो जो हेल्पिंग मॉलिक्यूल्स है उनके नाम लिखिएगा, हेल्पिंग मॉलिक्यूल्स फॉर दी, जैसे मान लीजिए ये आपका पोडोसाइट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब थोड़ा इसको सुकड़ा के बना देते हैं अपन, इसको ऐसे बना देते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और एक पोडोसाइट है आपका ये वाला, ऐसा होता नहीं है, बस बना के दिखा रहा हूं, ये आपका कैसा एक्सपेंड। ठीक है, तो ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपस में क्या करता है, मान लीजिए एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बड़ा वाला आ गया, एक छोटा आ गया, या ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसके इक्वल आएगा, मीन्स जो इन दोनों की साइज है वो पोर साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, और जब इनको पोर साइज बढ़ानी होती है तो ये क्या करेंगे, अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपेंड का काम है, ये अभी तक नहीं हम लोग कर पाए। ठीक है, बट ये जिस मोलिक्यूल्स की मदद से करते हैं इसको हम बोलते हैं नेफ्रीन और पोडोसिन, नेफ्रीन एंड पोडोसिन। क्लियर? तो क्वेश्चन बन सकता है कि पोर साइज को
कौन डिटरमाइन करता है? तो याद रखना, पोडोसिन और नेफ्रिन इज डिटरमाइन द साइज ऑफ पोर साइज, मतलब साइज ऑफ पोर। क्लियर? तो 3D प्रिंटिंग हो चुकी है किडनी की, बट उसमें जो हम नहीं पहुंच पाए वो है नेफ्रिन और पोडोसिन पे, ये फंक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, वरना किडनी का 3D प्रिंटिंग बन चुकी है। नेक्स्ट लिखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देखिए आज मैं क्लिनिकल फीचर नहीं बताऊंगा और मैं इनका ट्रीटमेंट भी अपन नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब वैसे ट्रीटमेंट डिस्कस भी नहीं करना अपन को एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी जो मेन चीज है वो है क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यहाँ केवल हम इनको समझेंगे, लेकिन आज के बाद आप नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, ये आपकी एंडोथीलियल, एंडोथीलियल पे क्या है, फिनेस्ट्रेड। ठीक है, इसी के ऊपर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जीबीएम, ये एंडोथीलियल। ठीक है, और साथ में फिनेस्ट्रा, ये जीबीएम हो गई। उसके साथ में क्या है, एपिथेलियल सेल है। ठीक है, एपिथेलियल सेल विथ पोडोसाइट्स, विथ पोडोसाइट। ठीक है, और ये आपका बोमिन कैप्सूल। ठीक है, बोमिन कैप्सूल। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या डैमेज होता है, देखिए हमने बताया जीबीएम, जीबीएम एक एनायनिक होता है। ठीक है, और ये इस पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन को ये आगे जाने से रोकता है। ठीक है, लेकिन पोडोसाइट्स भी हेल्प करते हैं ना, ये भी इसको जाने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 नैनोमीटर से साइज अगर रोक रहा है तो वो है आपका पोडोसाइट्स, है ना, पोर साइज को जो मेंटेन कर रहा है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अफेक्ट द पोडोसाइट्स, इट अफेक्ट द पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स काम करना क्या कर देता है, यहाँ पर बंद कर देता है। ये दूसरे मीनिंग में बोले, ये डैमेज हो जाते हैं किसी भी कारण से, अभी हम कारण नहीं देख रहे हैं, ये डैमेज हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, जो पोर साइज है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और पोर साइज डैमेज होने की वजह से यहाँ इजीली क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन का फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, एल्ब्यूमिन का फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और जब एल्ब्यूमिन का फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है, दैट मीन क्या हो गया, क्या होता है, प्रोटीन यूरिया। फिल्ट्रेशन होने लगेगा प्रोटीन का, लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिव प्रोटीन्स का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर? अब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज रिलेटेड विद द प्रोटीन यूरिया। आप दूसरी तरह से भी याद रख सकते हो, ये ओ है, नेफ्रोटिक में ओ आता है, और प्रोटीन यूरिया में भी ओ आता है, तो आर ओ और आर ओ दोनों से याद रखना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। क्लियर? दूसरी इससे भी याद रख सकते हो, और पी से ही, प्रोटीन यूरिया से ही याद रखना नेफ्रोटिक में, कि इसमें क्या हो रहा है, पोडोसाइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। मीन्स ये पोडोसाइट्स की साइज और उसकी डिजीज है। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट लिखिए नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इसको लिखवा देता हूं, है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एरो करके नीचे लिख लेना, अफेक्ट दी पोडोसाइट। ठीक है, अफेक्ट दी पोडोसाइट and destroy or alter the destroy
and altered the pore size. ऑल्टर तक क्या बोला है? डिस्ट्रॉय द पोरोसाइट्स एंड अल्टर्ड द पोर साइज। जो पोर्स है ना, ये इनके बीच का पोर जो 4 नैनोमीटर था, अभी तक 4 नैनोमीटर पढ़ते हुए आए थे ना अपन फिजियोलॉजिकली, अब वो डिस्टर्ब्ड हो गया है ना, ये डिस्ट्रॉय हो गया, अभी इसकी साइज बढ़ जाएगी, पोर साइज। तो पोर साइज बढ़ेगी मीन्स क्या होगा, प्रोटीन का फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। प्रोटीन का फिल्ट्रेशन मतलब प्रोटीन यूरिया, सिलेक्टिव प्रोटीन्स है ना, क्लियर। तो डिस्ट्रॉय और अल्टर द पोर साइज, लेट्स एल्ब्यूमिन विल बी फिल्टर्ड, लेट्स एल्ब्यूमिन विल बी फिल्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, सेम वही डायग्राम, फिल्ट्रेशन बैरियर का हम डायग्राम बनाएंगे। पहला है आपका एंडोथेलियल विद फिनेस्ट्रेड, है ना, ये इरेगुलर बेसिस पे होती है, डिसकंटिन्यू। इसी के साथ में जीबीएम, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जीबीएम, ये आपके पोडोसाइट्स, है ना, और ये आपके पोडोसाइट मतलब एपिथेलियल सेल के बोमिन के, ठीक है। यहाँ से फिल्ट्रेशन ऐसे होता है ना, ल्यूमेन से कहाँ जाता है फिल्ट्रेशन, ऊपर की तरफ, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में एक फीचर मिलता है हिमेचुरिया, है ना भाई, उसमें मिलता है प्रोटीन यूरिया, इसमें मिलेगा हेमिचूरिया, ठीक है। अब पॉइंट, इसमें जो डिस्टर्ब जो डिरेंजमेंट होता है या जो डिस्ट्रक्शन होता है वो किसका होता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, किस केस में, नेफ्राइटिक सिंड्रोम के केस में, है ना, नेफ्राइटिक सॉरी नेफ्राइटिक सिंड्रोम बोल रहा हूँ, ठीक है, नेफ्राइटिक के केस में, है ना, ठीक है, ठीक है। अब उसके कोच कुछ भी हो, अभी हम कोच डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे कोई भी कोच हो जिसकी वजह से जीबीएम डिस्ट्रॉय हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हिमेचूरिया, ठीक है। जीबीएम अब डैमेज इसमें भी बताया था ना, नेफ्रोटिक में स्टार्टिंग में जीबीएम डैमेज होगा तब अफेक्ट करेगा पोरोसाइट। नेफ्रोटिक में पोडोसाइट्स, पोर साइज, पोरोसाइट से पहले जीबीएम डैमेज भी नहीं है। नहीं उसमें जीबीएम नहीं बताया मैंने, इसमें पोर साइज इसमें बताया है, इसमें पोडोसाइट्स के बारे में बताया है, ठीक है। इसमें जीबीएम, जीबीएम इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो आरबीसी है ना, आरबीसी नॉर्मली एंडोथेलियल तक तो चली जाती है ना, एंडोथेलियल से वापस आ जाती है, क्यों, क्योंकि जो जीबीएम है ये नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये इसको पास होने नहीं देती यहाँ से, आरबीसी को, स्पेशली मैं अभी आरबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आरबीसी को क्या नहीं होने देती, पास नहीं होने देती। बट इन केस जब क्या होता है, जीबीएम डिस्ट्रॉय होगी, क्या इसका डिरेंजमेंट होगा किसी भी कारण से, कोई भी डिजीज की वजह से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिजीज कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आरबीसी इजीली पास हो जाएंगी, और जब आरबीसी इजीली पास हो जाएंगी तो ये कहाँ आ जाएंगी, बोमेन कैप्सूल से आपके फिल्ट्रेशन होते हुए यूरिन में आपकी आरबीसी देखने को मिलती है, मीन्स आरबीसी यहाँ अगर देखने को मिल रही है तो क्या होगा, हिमेचूरिया। तो एक टेबल बना लो, अब पहले इसको लिखवा देता हूं, फिर एक शॉर्ट टेबल बनाना, नेफ्राइटिक सिंड्रोम एरो, हिमेचूरिया एरो, ठीक है। एनी डिजीज दैट डिस्ट्रॉय द जीबीएम, any disease that destroy the GBM, that's mean let's RBC filtrate, let's RBC filtrate,
तो सीधा सा फंक्शन है, जीबीएम क्या करती है, आरबीसी को आगे जाने से रोकती थी, लेकिन जब जीबीएम ही क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आरबीसी पास आउट होने लगेगी। तो अब टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दूसरी तरफ लिखिए नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या आएगा, ठीक है, नेफ्रोटिक मतलब प्रोटीन यूरिया, ठीक है, लेकिन डैमेज कहाँ पे हो रहा है, उसमें पोडोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक टेबल में लिख लीजिए दोनों चीज, तो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगी। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक टेबल बना लो ऐसी छोटी सी, तो इतना सब भी जैसे एग्जाम टाइम में अगर टाइम नहीं मिलता इतना सब पढ़ने का, तो या नेफ्रोटिक ओ वाला लिखना, या नेफ्राइटिक लिखना, RITIC, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है ना। इसमें लिखना पहला, देयर इज डैमेज ऑफ पोडोसाइट्स, देयर इज डैमेज ऑफ पोडोसाइट, दैट्स मीन प्रोटीन यूरिया। और भी सिम्टम आएंगे, पर हम अभी केवल ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं इसको ना। और देयर इज डैमेज ऑफ जीबीएम मीन्स हेमेचूरिया, ये इसका प्रोमिनेंट सिम्टम रहेगा और ये इसका प्रोमिनेंट सिम्टम रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये आपकी एंडोथीलियम है, ये इस पर फिनेस्टेड है ना, मैंने ऐसे डायरेक्ट बना दिया अभी, ठीक है। ये आपकी जीबीएम है, ठीक है, और ये आपके पोडोसाइट्स, एपिथेलियम पोडोसाइट्स हैं। क्लियर, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी, है ना। अगर कोई भी चीज, ठीक है, इन तीनों के बीच में अगर जाकर डिपॉजिट होती है, मीन्स अगर मान लीजिए कोई चीज, कोई भी सब्सटेंस, अभी हम आगे बात करेंगे उसकी, अगर एपिथेलियल के जस्ट नीचे, ये एपिथेलियल सेल है जिसके साथ में पोडोसाइट है, अगर यहाँ पे डिपॉजिट होती है, एक स्पेस है ये, है ना, इन दोनों के बीच का एक स्पेस है जिसे हम सब एपिथेलियल स्पेस बोलेंगे, और ये जीबीएम का स्पेस है। जीबीएम में कोई चीज जाकर मतलब डिपॉजिट होती है, तो इसे हम बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिशन, इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिशन, ठीक है। सेम ऐसे ही ये क्या है, एंडोथीलियल, एंडोथीलियल के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सब एंडोथीलियल स्पेस। अगर सब एंडो कोई चीज डिपॉजिट किसमें जाके हो रही है, इस सब एंडोथीलियल में, तो इसको हम बोल देंगे सब एंडोथीलियल डिपोजिट। अगर जीबीएम में हो रही है तो इंट्रामेम्ब्रेनस डिपोजिशन, और अगर यही चीज कहाँ पे हो रही है, इसके जस्ट नीचे ना, सब एपिथेलियल डिपोजिशन। क्लियर। ये अभी हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की चीजें देखेंगे तब हमें ये काम आएगा। तो ये एक पेज पे अलग से लिख लो, या उसी पेज में अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, सिंपल है ना। अब लिखिए, एक तरफ हेडिंग डालिए मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और दूसरी तरफ हेडिंग डालिए एंटी जीबीएम, एंटी जीबीएम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ऐसे टेबल बना लो, है ना, ऐसे टेबल बना लो, ऐसे मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये तो हो गया मेम्ब्रेनस। दूसरा हो गया एंटी जीबीएम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसी के ब्रैकेट में लिख लो गुड पास्चर सिंड्रोम, गुड पास्चर सिंड्रोम। देखिए इटियोलॉजी हम इसकी देख रहे हैं, इटियोलॉजी,
तो देखिए पहले तो मैं बता दूं, ये इडियोपैथिक होती है, इडियोपैथिक होती है। 75% केसेस में इडियोपैथिक देखने को मिलती है, मतलब जिनका हमें कोज ही नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी होती है, मतलब इडियोपैथिक के केसेस में आप देखना ज्यादातर ये कौन सी होगी, एंटीबॉडीज के साथ में देखने को मिलेगी। इसमें आपको एंटीबॉडीज रिएक्शन देखने को मिल सकता है। क्लियर? इडियोपैथी में भी कौन सा, एंटीबॉडीज रेस्पॉन्स, मतलब यहाँ पर जो आपका टेस्ट है वो कौन सा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, और क्या होने वाला है, पॉजिटिव टेस्ट के साथ में ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही आप क्या देखोगे, अभी इसी को इसमें भी क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है गुड पास्चर सिंड्रोम में, इसका एग्जांपल भी देखा है अपन ने। यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर देखने को मिलता है। क्लियर? अब ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन, दोनों सेम। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, दोनों का अगर लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, मीन्स आप इसका क्या कर रहे हो, DIF करके देख रहे हैं अपन, डायरेक्ट इम्यून फ्लोरेसेंस में, तो दोनों ही ग्रीन कलर दिखेंगे। तो अब दोनों में कैसे बेसिक डिफरेंस होगा ये हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दे रहे हैं, मीन्स दोनों ही ग्रीन कलर देंगे, और दोनों ही ग्रीन कलर देंगे तो मीन्स इम्यून रेस्पॉन्स इनका दोनों का पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन, तो एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब लिखना है इसमें, पहला है 75% केसेस आर इडियोपैथिक। दूसरे कोज लिखिए, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर सकते हैं। दूसरा SLE, सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटस की कंडीशन देखने को मिलती है। कैंसर, कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अफेक्ट क्या होते हैं, तो अभी हमने जो देखा, देखिए ये आपकी एंडोथीलियल फिनेस्टेड GBM। ठीक है, ये आपके पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स पर इस जगह पे, ठीक है, कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू वे में है। तो इन पर एक रिसेप्टर होता है, उसका नाम लिखिए PLA2R, मतलब PLA2 रिसेप्टर। इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा PLA2 की, फोस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, फोस्फो फोस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर। सेकंड चीज देख रहे हैं ना, इसकी इटियोलॉजी तो क्या हो गई, इडियोपैथिक हो गया और ये कोज हो गया। अब आप एंटी GBM की भी इटियोलॉजी देख लो, दोनों साथ साथ लेके चलते हैं ना। तो इसमें एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएंगी किसके अगेंस्ट, आपकी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कोलेजन जो फोर्थ होते हैं वो, ये आपकी GBM। ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल। ठीक है, ये आपके इस पे पोडोसाइट्स आ गए। तो ये इस पे आपको क्या देखने को मिलता है, GBM पर एंटीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर भी रहेगा, ये ऐसे सब जगह रहता है ये। अब इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में क्या बन रहे हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है ना? तो याद रखना, पहले मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में लिखो आप इडियोलॉजी में, ड्रग्स, SLE, कैंसर एंड 75% केसेस आर इडियोपैथिक। एंड सेकंड लिखना इसमें, सेकंड कोज एंटी PLA2, एंटी PLA2, एंटी PLA2 सॉरी PLA2 रिसेप्टर एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, यानी कि इस रिसेप्टर के अगेंस्ट PLA2 रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो गया। तो सेकेंड इटियोलॉजी हमें जो देखने को मिलती है, सेम इसमें, इसमें क्या आ जाएगा इसका, इसकी इटियोलॉजी में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन अगेंस्ट द GBM। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट, टाइप 4 कोलेजेंस के अगेंस्ट। क्लियर? तो ये एक नॉर्मल किडनी का डायग्राम है, अभी मान लीजिए यहाँ पर हम इसको नॉर्मल किडनी का, अब डिजीज कंडीशन में क्या होगा, सेम इसके अपोजिट।
इन डिजीज कंडीशन, जो ये PLA2 रिसेप्टर हैं इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होगा। ये मुझे ग्रीन कलर से बनाना चाहिए बट मैं अभी रेड से बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो गया ये। तो ये एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगा हमें किस लेवल पर, ऑन द लेवल ऑफ पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स के लेवल पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑन द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम? हाँ, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे इसमें हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसमें मिलेगा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम किसमें देखने को मिलेगा? इसका आंसर सब लोग देंगे जो भी अटेंड कर रहे हैं। किसमें क्या देखने को मिलेगा बताइए जल्दी जल्दी, एसएनएस बहुत में सारा पढ़ना है। नेफ्रोटिक मिलेगा और एंटी जीबीएम में नेफ्राइटिक मिलेगा। हाँ, याद है। अब आपको, अब आप लोग ही बताते जाएंगे इनके सारे आंसर। इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, नेफ्राइटिक। बहुत इजी है पता है, आप लोग इसको रटते हैं, मतलब मैंने खुद ने रटे थे जब मतलब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था, या मैंने अपने एग्जाम फाइनल ईयर के एग्जाम टाइम में मैंने सारे सब कुछ रटना ही पड़ा था क्योंकि उस टाइम पे समझ में नहीं आया था। लेकिन इसको जब फिर ध्यान से पढ़ा, सब कुछ समझा, तो क्लियर समझ में आई है। और आज आपको भी मैं भी मतलब बोल सकता हूँ कि अगर अपन 4-5 लोग जुड़े हैं तो इनमें से 50% को तो मतलब ये सब रट रट के ही मतलब अपन लोग आए होंगे। मतलब मैं मेरा केस बता रहा हूँ, बाकी आपका कंफर्म नहीं बोल सकता, पर ये होता है। अब देखना आपको सारी चीजें एग्जैक्ट पता लगने लगेगी। तो ये डिजीज कहाँ की होगी, GBN मेम्ब्रेन की हो गई। दूसरा, इसमें हमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम मिलेगा, मीन्स हेमेचूरिया प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा इन गुड पास्चर सिंड्रोम। क्लियर। दूसरा, इस केस में क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रोटिक। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपको प्रोटीन यूरिया ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी इसके जब क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे अपन, जब मैं PM इसका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन शुरू करूंगा, तब इनके सिम्टम अपन और अच्छे से समझेंगे, है ना। अभी हम बेसिक बेसिक चीजें देख रहे हैं। दोनों ही चीजें क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, देखिए। अब दूसरा, दोनों में हमें IgG एंटीबॉडीज रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वो कौन सा रेस्पॉन्स होगा, IgG। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही क्रोनिक टाइप की है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन पुरानी डिजीज है, दोनों ही क्रोनिक टाइप की डिजीज है, दोनों को ही होने में टाइम लगता है। तो इसमें जो रेस्पॉन्स आएगा वो IgG का रेस्पॉन्स आएगा। क्लियर। तो इसी के अंदर तीसरा पॉइंट, अपन ये 2 पॉइंट हो गए थे डिजीज कंडीशन के अंदर। अब थर्ड पॉइंट लिखिए इसी में, वैसे लाइन खींच के इसमें लिखिए, इट प्रोड्यूस द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड इट प्रोड्यूस द नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ये लिखने के बाद फोर्थ, इस टेबल के अंदर फोर्थ में लिखना, ग्रेनुलर फॉर IgG, ग्रेनुलर फॉर IgG। ग्रेनुलर बोल रहे हैं आप? हाँ, ग्रेनुलर ग्रेनुलर। ग्रेनुलर। अच्छा। अभी मैं इसका अंतर भी बताऊंगा। मैं ग्रेनुलर क्यों बोला हूं, मैंने यहाँ ग्रेनुलर वर्ड बोला है, ग्रेनुलर फॉर IgG इन दी अलोंग दी कैपिलरीज। ये हम कहाँ देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं तो हमें ग्रेनुलर टाइप का देखने को मिल रहा है ना, ग्रेनुलर ऑफ ग्रेनुलर फॉर IgG अलोंग दी कैपिलरीज। नेक्स्ट, इसके अंदर फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखेगा लीनियर फॉर IgG, लीनियर, जैसे लीनियर। अब देखिए इसका ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये इसको ये जी यहाँ का ये हटा दिया है ना, दोनों ही ग्रीन कलर दे रहे हैं, पहली बात तो। अब देखिए ये मैं बना दूर दूर रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दूर दूर है। ये GBM में क्या है, सब लाइन से हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, समझाने के लिए ऐसे ये लाइन से हैं। तो इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही है वो भी कैसे देखने को मिलेगी आपको, मैं इधर बना के बता रहा हूँ। ये आपकी एंटीजन है,
इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज कैसे देखने को मिलेगी, एक लाइन में। इन केस ऑफ एंटी जीबीएम तो हमें एंटीबॉडीज भी लीनियर टाइप की देखने को मिलेगी, ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखोगे। एक क्या फॉर्मेशन हो रही है, लाइन 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 फॉर्म हो रही है, लीनियर देखने को मिलता है। और तो इसी आपने वर्ड को लीनियर, एंटीबॉडी के लिए बताया है क्या? हाँ ये इस तरफ बना रहा हूँ ना, तो इसी का बता रहा हूँ अभी, लीनियर, अच्छा है अच्छा। ना। अभी उधर बनाऊंगा तो उसका बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये पोडोसाइट्स कैसे थे, एक जैसे तो थे नहीं, दूर दूर थे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है, यहाँ पे इसका इसका यहाँ पर, तो ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेन्यूल्स फॉर्म हो गए हैं, अलग अलग ग्रेन्युलर। ठीक है, तो एंटीबॉडीज भी हमें कैसे देखने को मिलेगी, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दूर दूर देखने को मिलेगी। तो जस्ट लाइक सीइंग लाइक ए ग्रेन्युलर, है ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा, ग्रेन्युलर फॉर आईजीजी अलोंग द कैपिलरीज, ये सब लिखते थे अपन, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। और लीनियर फॉर आईजीजी अलोंग द कैपिलरीज। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में जो अभी हमने देखा ना, ये बनाए थे, ये आपके एंडोथीलियल, एंडोथीलियल का सब स्पेस था, सब एंडोथीलियल स्पेस, ये इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, और ये आपका क्या था, सब इपिथेलियल स्पेस, और ये इपिथेलियल जिसपे अपन ने पोडोसाइट्स बनाए थे। क्लियर, ये सब इपिथेलियल स्पेस। सेम ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे ना, नाम नहीं लिख रहा मैं, अब समझ जाना। और ये, तो ये आपका सब एंडोथेलियल स्पेस हो गया, ये इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस हो गया, और ये आपका सब इपिथेलियल स्पेस हो गया। तो अब ये बताइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें जो डिपोजिशन देखने को मिलेगा, जिसे अभी हमने ग्रेन्युलर डिपोजिशन बोला, या जो थिकनेस ऑफ द कैपिलरीज मिलेगी, वो किस लेवल पे देखने को मिलेगी, इसमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन केस ऑफ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसमें जो अफेक्ट हो रहे हैं वो आपके पोडोसाइट्स के, इस पे PLA2 रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, बताइए। सब एपिथेलियल हाँ, स्पेस। सब एपिथेलियल स्पेस पे हमें डिपोजिशन देखने को मिलेंगे। जस्ट इन अपोजिट केस, यहाँ हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे, सब एंडोथेलियल इंट्रा स्पेस। में। हाँ, सब एंडोथेलियल पे नहीं मिलेंगे ना, ये जीबीएम की डिजीज है। अगर ये इंट्रामेम्ब्रेन। डिजीज आपकी एंडोथेलियल की होती तो आपको सब थीलियल पे देखने को मिलता, बट इस केस में आपको जो देखने को मिलेगा वो इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिशन देखने को मिलता है। ज्यादातर केस में क्या होता है ना, ये डिपोजिशन इस पे देखने को मिलेगा, नहीं तो नॉट विजिबल होता है, क्योंकि वो इसके अंदर ही अंदर, ऊपर ही ऊपर होता है। तो कई बार विजिबल नहीं होगा, नॉट विजिबल होगा, और या विजिबल होगा तो इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिशन देखने को मिलेगा। क्लियर, अंतर समझ में आया। तो ये आपका है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड एंटी जीबीएम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, दोनों की थिकनेस नहीं, कैपिलरी देखने को मिलेगी। इन हाँ स्पेस में पूछिए। मिलता क्या, मतलब नेफ्राइटिस का होता है क्या? ये वो चेंजेस डिपोजिशन होता हो है, रहा है ना, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन सेल्स का, सेल्स का डिस्ट्रक्शन। डिपोज हाँ, जो डिपोजिशन होगा यहाँ पे वो देखने को मिलता है, इसको मैं बताऊंगा अभी, अपन और ध्यान से पढ़ेंगे। अपन क्या कर रहे हैं ना, देखिए, जब अभी अपन माइक्रोस्कोपिकली तो देख नहीं रहे ना, देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो ये सेल ऐसी दिखती है, इस पे जो कैपिलरीज होती है वो इस टाइप से देखने को मिलती है, मतलब खाली, एकदम एम्प्टी देखने को मिलेगी अगर नॉर्मल किडनी होगी तो। ये हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि मतलब इससे हमें कुछ और मिलेगा, ये केवल पैथोलॉजिस्ट के लिए होता है। बट जब पैथोलॉजिस्ट इसको साइड में देखेगा और इसमें कुछ नेफ्राइटिस की कंडीशन होगी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या है, नॉर्मली एम्प्टी होगी क्योंकि इसमें जाता रहेगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे डिपोजिशन होने लगा है, ये डिपोजिट होने लगी है, ये इसका डायग्राम है।
अब वो अपने पास वैसा बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं ये भी समझा देता। ये एक सेल का है, ये इस तरह से डिपॉजिट होने लगते हैं। तो यही डिपोजिशन क्या है, ये एक एबनॉर्मल सेल की एबनॉर्मल सेल हो गई है। अब एबनॉर्मल सेल, अब इसी को तो हमें फाइंड आउट करना है कि डिपोजिशन क्या है, किस जगह पे है। तो हम ये फिल्ट्रेशन, ये पूरी एक सर सेल बनेगी। हाँ, सर डिपोजिशन एंटीबॉडीज का हो रहा है या फिर जो और किसी चीज का हो रहा है? इस केस में एंटीजन एंटीबॉडीज का डिपोजिशन होगा। ठीक है, और इसके डिपोजिशन के साथ साथ में जो फिल्ट्रेशन होने वाला है, अब वो भी जैसे वहां पे भी जाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ अटकता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक चीज का डिपोजिशन नहीं होगा, कई सारी चीजों का डिपोजिशन होगा। ठीक है, स्पेशली हमें एंटीजन एंटीबॉडीज का डिपोजिशन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी जीबीएम, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। और यहाँ पे भी क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक तरह से एंटीजन एंटीबॉडीज का डिपोजिशन, फॉर्मेशन। तो दोनों में ही एंटीजन एंटीबॉडी डिपोजिशन हो रहा है सर? दोनों ही इम्यून इम्यून रेस्पॉन्स की डिजीज है। दोनों में आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा, तभी तो ग्रीन कलर आया है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए तो साथ में पढ़ा है। तो आपकी तीन चार, आज अपन ने दो चीज पढ़ ली है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग टुडे लेक्चर? अब आप, मैंने जो एक इमेज भेजी है आप लोगों को अभी, ऊपर वाली जो ग्रीन कलर की एक इमेज भेजी होंगी वो निकालिए। ठीक है, वो अपन देखते हैं, उसको समझना, उससे और आपको क्लियर समझ में आएगा। मिल गई इमेज? ग्रीन वाली, दो ग्रीन कलर की इमेज दिख रही होगी। ठीक है, देखो दोनों में एक बेसिक लाइन, आपको लीनियर में सीधी लाइनें फॉर्मेशन दिख रहा है। निकाल लिया आपने इमेज? यस हाँ, अब देखो लीनियर वाली, देखिए लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एक स्मूथली नॉन गैप, स्मूथली है, नॉन गैप है ना, अपने लीनियर बनाई थी, इसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर, एंटीजन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन को। और क्या बता रहा है कि दोनों आपस में बाइंड हो चुके हैं, तभी तो ग्रीन कलर आ रहा है। तो सिग्निफिकेंस द सरफेस बाउंड एंटीजन। नेक्स्ट, हियर, ये कहाँ देखने को मिलेगा? अब दोनों ही क्या क्रोनिक टाइप की है, तो दोनों में आईजीजी देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसमें ये इमेज है ना, ये ग्रीन है, लीनियर टाइप की देखने को मिलती है, एकदम सीधी लाइन फॉर्मेशन हो रहा है। और लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, स्मूथ कंटिन्यू स्टेनिंग, नो गैप, इनमें कोई गैप नहीं है। दूसरा सिग्निफिकेंस सरफेस बाउंड दी एंटीजन, दोनों ने क्या कर रहा है, ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर रहा है। हियर, ये कहाँ देखने को मिलता है, इन केस ऑफ आईजीजी इन गुड पास्चर सिंड्रोम, और आईजीजी टाइप का ये होगा। सेम, अब आप दूसरी इमेज देखिए, ये एकदम लीनियर था, अब ये देखिए, इसमें आपको ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन, मतलब एक जगह नहीं है ये, ऐसे डॉट 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 देखने को मिलती है। तो ग्रेन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, हम जो एग्जाम देख रहे हैं, स्टेपल देखने को मिल रहा है, लंपी बम्पी स्टेनिंग है ना, कई जगह बड़ा देखने को मिलेगा, कई जगह छोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेप स्टेपल देखने को मिलेगा। दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, वही एंटीजन एंटीबॉडीज का सिग्निफिकेंस देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से ग्रीन कलर आ रहा है। नेक्स्ट, हियर आईजीजी इन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, तो आई मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की इसमें देखने को मिलेगा हमें, ये नेप्रोपैथी है ना। हियर आईजीजी, ये भी आईजीजी होगा, क्यों, दोनों ही क्रोनिक टाइप के हैं, है ना। आपको पता होगा एक्यूट केस में आईजीएम देखने को मिलता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब होती है, तो ज्यादातर एक्यूट केस में आईजीएम एक्टिवेट होता है, और क्रोनिक केस में आपका आईजीजी एक्टिवेट होता है, ये तो पढ़ा होगा ना। क्लियर, दोनों की इमेज में अंतर हो गया, इसमें लाइनर है, इसमें डॉट 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 है। ये इमेज मैं एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा। और कोई भी डाउट, देख लिया आप लोगों ने? हेलो? सर। यस सर। हाँ, अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।
तो आप बोल रहे हैं ना डिपोजिशन क्या होता है, तो डिपोजिशन आपका एंटीजन एंटीबॉडीज का डिपोजिशन भी देखने को मिलेगा, और साथ में कुछ और दूसरी चीजें भी है जो फिल्टर आउट नहीं हो पा रही ड्यू टू अभी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी डिपोजिशन देखने को मिलता है। बट मेनली जो डिपोजिशन होगा वो आपका एंटीजन एंटीबॉडीज का डिपोजिशन देखने को मिलता है। जो नॉर्मल एम्प्टी आपकी जो कैपिलरीज रहनी चाहिए थी वो नॉर्मल अब क्या है, एम्प्टी ना रहकर उसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा। तो जब आप सेल को चेक करोगे इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, तो एज ए पैथोलॉजिस्ट तो आपको ये चीज फाइंड आउट होगी। तो आप जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट है उसको कंसल्ट करके बता सकते हो। केवल आप देखिए पैथोलॉजिस्ट का यहाँ पे केवल और केवल काम होता है कि वो क्या बताना चाहता है कि देखो पेशेंट्स को ये है और इसका ट्रीटमेंट अब आपको करना है ना। तो ये फाइंड आउट का काम कौन करेगा? पैथोलॉजिस्ट, कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बाकी इसका ट्रीटमेंट पार्ट कौन देखेगा? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो इसलिए मैं अभी ट्रीटमेंट और किसी भी चीज का डिस्कशन नहीं कर रहा आपसे, ना ही क्लिनिकल फीचर्स का ना। वो तो एक बस प्रोटीन यूरिया और अपने हेमेचूरिया का डिस्कशन किया है। कुछ और डाउट इसके रिगार्डिंग किसी का भी और? थैंक यू। थैंक यू सर।